Today's discussion is on chapter number 4 of our book, that is income from house property. हाउस प्रॉपर्टी के हमारे पास जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस कौन से हैं? हाउस प्रॉपर्टी के हमारे पास जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शंस 22 to 27. And you know that this chapter carries a good weightage in our exams. It carries a weightage of approximately 4 to 6 marks in the exam. ये एग्जाम में 4 से 6 नंबर तक की वेटेज रखता है ये टॉपिक. तो as I was saying yesterday, whenever we are going to start any chapter, we will have a look at it, at this chapter from a bird's eye view perspective कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट हमारे पास है. तो once this class finishes, I'll make this document available to you over the Telegram channel as well. तो यार हाउस प्रॉपर्टी में ना सबसे पहले मेरे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या चीज है. हाउस प्रॉपर्टी में मेरे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या चीज है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या चीज है. सबसे पहले ये एक चीज हम यही क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम ना प्रॉपर्टी को बेच के नहीं आती है. हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम है वो प्रॉपर्टी को बेच के नहीं आती है. हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम आती है वो प्रॉपर्टी को किराए पे देके आती है. तो कल को आपने प्रॉपर्टी को बेचा है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है या नहीं है, आपकी इनकम पीजीबीपी या कैपिटल गेन में असेस होती है. कल को अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो आपको सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन एग्जामिन करना है. एंड सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन में 3 कंडीशंस हैं. उन 3 कंडीशंस को एग्जामिन करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या नहीं आएगी. So once again, if you are giving the property on rent, the applicable head will not be house property. The applicable head will be PGBP or capital gain, depending upon the fact whether immovable property is a capital asset for the seller or whether the immovable property is a stock in trade for the seller. कल को आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है तो सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन आप एग्जामिन कीजिए, उसकी 3 कंडीशंस को एग्जामिन कीजिए. अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी. फिर साथ के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो हमें उसके कंटेक्स्ट में भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं. तो जब हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, एज वी हैव स्टडीड इन द यस्टरडेज क्लास, अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिया के बाहर एक्रूअलाइज होगी. आरओआर के हाथ में ये इनकम हमेशा टैक्स होगी, चाहे ये इनकम इंडिया में रिसीव हो चाहे ये इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हो. एनओआर और एनआर के हाथ में इनकम तभी टैक्स होगी जब ये इनकम डायरेक्टली इंडिया में रिसीव होती है. वेयर दी प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जहां पे प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड होती है वहां पे आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिया के बाहर एक्रूअलाइज होगी. आरओआर के हाथ में ये इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी. एनओआर और एनआर के हाथ में ये इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब ये रेंट डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हुआ है. नेक्स्ट, फिर एक हमारे पास टॉपिक आता है कॉम्पोजिट रेंट. व्हाट इज कॉम्पोजिट रेंट? कि आपने प्रॉपर्टी को भी लेट आउट किया है और आपने फैसिलिटीज को भी लेट आउट किया है. तो यार प्रॉपर्टी का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा लेकिन फैसिलिटीज का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. तो यहां पे हमें डिस्कशन करना होगा कि रेंट सेपरेबल है तो क्या होगा, रेंट इनसेपरेबल है तो क्या होगा. तो ये वाला डिस्कशन भी देखेंगे. इसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे पास हमेशा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ही आए. मेरे पास कई बार हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेस भी आ सकते हैं. उन लॉसेस का क्या एडजस्टमेंट होता है वो मेरे को एज पर सेक्शन 70, 71 एंड 71B ऑफ द इनकम टैक्स लॉ देखना पड़ेगा कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या है, इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या है एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्या है. कि जो लॉसेस आपके इस साल एडजस्ट नहीं हो पाए उनको आपने फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड किया. अगला पॉइंट, एक जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें कंडीशन आती है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए. लेकिन ओनरशिप को लेके फिर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. ओनरशिप को लेके एक पॉइंट आता है सबलेटिंग का, कि कल को अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो और प्रॉपर्टी को आप सबलेट करते हो तो सबलेटिंग की इनकम कहां टैक्स होगी. तो सबलेटिंग की इनकम हम कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं हो सकती बिकॉज आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो. एज पर सेक्शन 56 सबलेटिंग की जो इनकम है वो अदर सोर्सेज में असेस होगी. इसके बाद बात आती है डिस्प्यूटेड ओनरशिप की. कल को प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है तो कैसे असेसमेंट होगा. एक फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27. यहां पे हम सीखते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी के एक्चुअल में ओनर हो नहीं बट आपको ओनर मान लिया गया है, आपको ओनर मान लिया गया है तो फिर क्या कहानी रहेगी. और लास्ट में आती है कि अगर प्रॉपर्टी का एक सिंगल ओनर नहीं है, प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स हैं, तो फिर एक लॉ आता है को ओनरशिप का, कि कल को प्रॉपर्टी का एक ओनर नहीं है मल्टीपल ओनर्स है तो इनकम मल्टीपल ओनर्स के हाथ में किस तरह से निकाली जाएगी, किस तरह से असेस होगी वो आपको देखना पड़ेगा. तो इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. नंबर 1, एक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर्टी की अगर सेल की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन अगर प्रॉपर्टी की सेल की ट्रांजैक्शन है तो वहां पे क्या होगा. कल को आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, कल को आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है और वहां पे आपका चार्जिंग सेक्शन अगर लगता है तो क्या होगा.
कल को हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो उसके केस में असेसमेंट कैसा होगा? कल को आपने प्रॉपर्टी और फैसिलिटीज के लिए कंबाइंड रेंट चार्ज किया है, कॉम्पोजिट रेंट, तो इस कॉम्पोजिट रेंट की क्या टैक्सेबिलिटी होगी? कल को मानो अगर हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेस आते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेस आते हैं, उनको हम किस तरह से एड्रेस करेंगे? और ओनरशिप को लेके मल्टीपल पॉइंट्स आपको देखने होंगे कि कल को अगर आप ओनर नहीं हो, आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया तो क्या होगा? कल को प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके डिस्प्यूट है तो क्या होगा? कल को आप प्रॉपर्टी के एक्चुअल में ओनर हो नहीं बट आपको लॉ ओनर मान रहा है तो क्या होगा? और कल को प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स है, को ओनरशिप की सिचुएशन है तो क्या होगा? ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालते हैं, वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टेट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है, एक फॉर्मेट बनाना होता है। तो सबसे पहले मेरे पास जीएवी आती है, विच इज कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, और म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस किए जाते हैं एज पर प्रोवाइजर टू सेक्शन 23(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद मेरे पास आती है एनएवी। एनएवी में से आप माइनस करते हो दो डिडक्शन, एक सेक्शन 24A की डिडक्शन, एक सेक्शन 24B की डिडक्शन। सेक्शन 24A की डिडक्शन को आप कहते हो स्टैट्यूटरी या स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड सेक्शन 24B की डिडक्शन को आप कहते हो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मतलब अगर आपने पैसा उधार पे लिया है और इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उस इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन 24B में डिस्कशन किया जाता है। अब इंटरेस्ट आपका करंट पीरियड इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट आपका प्रायर पीरियड इंटरेस्ट भी हो सकता है, और इंटरेस्ट अगर आपने लोन इंडिया के बाहर से लिया हो वो भी हो सकता है। तो आपको इन तीनों चीजों का ट्रीटमेंट सीखना है कि करंट पीरियड इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, और कल को अगर आपने लोन इंडिया के बाहर से लिए हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जब हम इंटरेस्ट के पॉइंट को पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट के पॉइंट को मेरे को तीन पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। व्हाट इज करंट पीरियड इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई एम पेइंग ऑन लोन्स टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। फिर इसके बाद आपके पास इस चैप्टर में आते हैं अलग अलग सिचुएशंस। सबसे पहली सिचुएशन मेरे पास आती है जहां पे मेरी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट है। दिस इज द प्लेन केस, द बेसिक केस, सेक्शन 23(1)A एंड सेक्शन 23(1)B। प्लेन केस सेक्शन 23(1)A एंड 23(1)B। सेकेंड इज मेरी प्रॉपर्टी जो है वो पार्टली लेट आउट है और पार्टली वेकेंट है। कुछ टाइम के लिए मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट है, कुछ टाइम के लिए मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट है। यहां पे लगता है मेरा सेक्शन 23(1)C। इसके बाद मेरे पास एक घर है और वो एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आई हैव वन हाउस एंड दैट वन हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो यहां पे मेरा लगता है सेक्शन 23(2). इसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पे लगता है सेक्शन 23(3). कल को अगर आपके पास मल्टीपल घर हैं और वो मल्टीपल घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कल को अगर आपके पास मल्टीपल घर हैं और वो मल्टीपल घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वहां पे आपका लगता है सेक्शन 23(4). इसके बाद कल को अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा हुआ है, कल को अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा हुआ है, तो यहां लगता है सेक्शन 23(5). इसके बाद ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसके अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्से में लेटर सपोज सेल्फ ऑक्यूपेशन हो रखा है, दूसरे हिस्से को लेट आउट किया हुआ है, तीसरे हिस्से में भी बिजनेस चल रहा है। तो कल को एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल पोर्शंस है जिनमें अलग अलग एक्टिविटी चल रही है, तो उसको आप कैसे एड्रेस करोगे। इसके बाद अगर प्रॉपर्टी की को ओनरशिप वाला पॉइंट आता है तो को ओनरशिप में आप कंप्यूटेशन कैसे करोगे, वो मैंने ओनरशिप के साथ भी लिखा हुआ है, यहां पे भी लिखा हुआ है। और फिर मेरे पास एक टॉपिक आता है अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। इस कंटेक्स्ट में आपको सबसे पहले यह सीखना है कि अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट होता क्या है। व्हाट इज अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, ये एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद आपको यह सीखना है कि जिस टाइम पे अनरियलाइज रेंट हुआ है, जिस टाइम पे रेंट अनरियलाइज्ड हुआ है, उस टाइम पे उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। जिस टाइम पे आपका रेंट जो है वो लूज हो गया है, अनरियलाइज्ड हो गया है, उस टाइम पे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, रूल 4। एंड कल को बाद में फ्यूचर में आपको अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, कल को फ्यूचर में अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट मेरे को फ्यूचर में रिसीव होता है, तो जिस टाइम पे मेरे को अनरियलाइज रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट फ्यूचर में रिसीव होता है, उस टाइम पे उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है, क्या असेसमेंट होता है, ये आपको सेक्शन 25A बताएगा। सो दिस इज बेसिकली अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कंटेंट्स को पढ़ने हैं। एज आई वॉज सेइंग इन द लास्ट क्लास, जैसे जैसे पॉइंट्स करते जाएंगे वैसे वैसे इस पे टिक करते जाएंगे। जब हमारे इसमें सारे पॉइंट्स टिक हो जाएंगे मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो देखो यार, सबसे पहले तो ऊपर ना आपके पास कुछ जनरलिस्टिक डिस्कशन है चैप्टर को लेके कि हाउस प्रॉपर्टी हेड की रेलेवेंस क्या होती है। प्रॉपर्टी को बेचोगे तो क्या पोजीशन आएगी, प्रॉपर्टी को किराए पे दोगे तो क्या पोजीशन आएगी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो क्या होगा। इसके अलावा आपके अगर प्रॉपर्टी से लॉसेस है तो क्या होगा, ओनरशिप को लेके कोई डिस्कशन है तो क्या होगा।
नेक्स्ट, फिर हमने फॉर्मेट में बात की। इसके बाद हम कहते हैं कुछ हमारे पास स्पेसिफिक सिचुएशंस है, तो यहां पे आप मेरे साथ डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ कंप्यूटेशन देखेंगे। प्रॉपर्टी फुली लेट आउट तो क्या होगा, प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट तो क्या होगा, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड तो क्या होगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड तो क्या होगा, प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड तो क्या होगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन है, जो अलग अलग सिचुएशंस मेरे को देखनी है। So I guess this bird's eye view gives us a complete indication as to what we have to study in this chapter. मान सकते हैं चैप्टर का एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फिक्स हुआ है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है।